हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर नंबर उत्पादन फलन वाला कर रहे थे। उत्पादन की अवधारणा, जिसमें हमने कुछ कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, पिछली वीडियो में उनके डायग्राम वगैरह, उनके इंस्टॉलेशन वगैरह हमने देखे थे। और कहा था कि आपको उत्पादन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके दो भागों में उसको बांट रखा है, अल्पकालीन समयावधि और दीर्घकालीन समयावधि। अल्पकालीन समयावधि वह समयावधि है जिसमें अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम अपने उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करते हैं, और दीर्घकाल समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन होता है। यानी अल्पकाल में केवल और केवल श्रम की इकाइयां ही परिवर्तनशील हो सकती है, उसके अलावा बाकी कोई भी तत्व अपना परिवर्तनशील नहीं हो सकता। जबकि दीर्घकाल में सारे जो उत्पादन के साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीकी, सब में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अल्पकाल से संबंधित एक आपको रूल बता रखा है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। उसको हम लोग पढ़ते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्री ने अल्पकालीन उत्पादन फलन के रूप में उत्पत्ति ह्रास नियम को विभिन्न सभी क्षेत्रों पर लागू होने का तर्क प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए रखा कि कृषि क्षेत्र की तरह उत्पादन क्षेत्र में एक परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाई बढ़ाने पर एक सीमा के पश्चात उन साधनों की सीमांतर उत्पादकता में ह्रास होने लगता है। ये कहना चाह रहा है कि किसी भी फैक्टर की, किसी भी उत्पादन तत्व की, किसी भी उत्पादन क्षेत्र की बात हो, उनमें परिवर्तनशील साधनों को एक सीमा तक बढ़ाते, जब तक तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, उसके बाद आपका उत्पादन जो है वो घटने लग जाता है, जिसे उसे कुल उत्पादन घटने लगता है। इस नियम को परिवर्तनशील अनुपातों के नियम कहा जाता है। यानी शॉर्ट में गए तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम वह नियम है जो अल्पकाल में उत्पादन के साधन को, परिवर्तनशील उत्पादन के साधन को बढ़ाने पर आपका उत्पादन बढ़ेगा एक सीमा तक, लेकिन उसके बाद वापस से घटने लग जाएगा। अब इसी को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे प्रोफेसर स्टिगलर थे। प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार यदि उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाई समान अनुपात में जोड़ी जाए तो एक सीमा के पश्चात सीमांत उत्पत्ति में कमी हो जाएगी। यानी उत्पादन के बाकी सारे साधन स्थिर है, केवल एक साधन में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, तो एक सीमा के पश्चात आपके सीमांत उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद श्रीमती जॉन्स रॉबिन्स, उनका भी इसी तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है कि उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए और अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन घटते हुए दर से वृद्धि करेगा, कि उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट नहीं होगा, उसके बाद वापस वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक सीमा के पश्चात परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता में कमी होने से कुल उत्पादन में भी ह्रास होने लगता है, चाहे एक साधन को स्थिर रखा जाए या अन्य साधन को परिवर्तनशील रखा जाए। यानी एक सीमा के बाद अगर आप एक साधन को स्थिर रखते हो या परिवर्तनशील रखते हो तो उसमें आपका उत्पादन जो है वो घटने लग जाएगा एक सीमा के पश्चात। उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन के कारण उत्पादन में परिवर्तन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन के कारण उत्पादन में जो परिवर्तन आता है, यानी उत्पादन के जो फैक्टर है, भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें जो परिवर्तन कारण उत्पादन में जो परिवर्तन आता है, केवल अल्पकाल की बात कर रहे हैं, उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम अनुसार एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन को परिवर्तित कर कुल औसत व सीमांत उत्पादन में अलग अलग तरीके से परिवर्तित किया। या कहना चाहें तो इसमें थोड़ा सा लिखने में कि एक साधन तो परिवर्तनशील होगा, बाकी सारे साधन हमारे स्थिर होंगे। हर नियम की कुछ न कुछ मान्यताएं, शर्तें, दिशा निर्देश होती है। इसकी भी मान्यताएं हमें बता रखी है कि उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है जबकि अन्य साधन स्थिर रहते हैं। कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीकी, इनमें से श्रम जो है वो आपका परिवर्तनशील होगा, बाकी सारे साधन आपके स्थिर रहेंगे। उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव। उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अल्पकाल में तो केवल श्रम में ही होगा, दीर्घकाल में सभी में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन साधन की सभी इकाइयां समरूप होगी, यानी जो श्रम की इकाइयों में परिवर्तन करते हो तो सभी इकाइयां समरूप होनी चाहिए। चौथा, उत्पादन की तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस टेक्नोलॉजी को आप लोग प्रोडक्शन करने के लिए काम में ले रहे हो, उसी तकनीक को काम में लोगे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तनशील अनुपातों के बढ़ते स्थित प्रतिफल का जो नियम जो बता रखा है, ये जो नियम है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो तीन इसकी स्टेज बता रखी है, एक ओ से लेकर एल तक, एल से लेकर एन तक, और तीसरी है एन से बाद वाली। पहली स्टेज का नाम है बढ़ते औसत उत्पादन की प्रथम अवस्था, दूसरे की घटते प्रतिफल की द्वितीय अवस्था, और तीसरे ऋणात्मक प्रतिफल की तृतीय अवस्था। और एक विवेकशील उत्पादनकर्ता कौन सी अवस्था का चयन करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले तीनों अवस्था के बारे में बता दूं कि ओ से लेकर एल तक की अवस्था, यहां पर तो क्या होगा कि स्थिर साधनों है, उसमें अगर हम परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं तो आपका उत्पादन बढ़ेगा तेज गति से। उसके बाद जैसे ही आपके स्थिर साधन का अनुपात अगर वो कहीं परिवर्तन साधनों के अनुपात में बराबर हो जाएगा, उसके बाद धीमी गति से और एक बिंदु के बाद बढ़ना स्टार्ट नहीं होगा,
क्या हमने पढ़ के आए थे कि इस परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाने पर एक सीमा के बाद आपके जो है उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो वो यहाँ पर है कि ये पहली अवस्था है, यहाँ पर आपका उत्पादन बढ़ेगा तेज गति से। दूसरी अवस्था, यहाँ उत्पादन आपका धीमी गति से बढ़ेगा और मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद आपका है उत्पादन नहीं बढ़ेगा, वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं पहली अवस्था। पहली अवस्था का नाम है बढ़ते औसत उत्पादन की प्रथम अवस्था। कि प्रारंभ में जो बता रखा है कि जब कुछ साधन को स्थिर और श्रम को परिवर्तित करने पर उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती है। बाकी सारे साधन स्थिर रहेंगे, केवल एक साधन हमारा वो है श्रम, कि श्रम जो है वो परिवर्तित करने पर उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती है। स्थिर साधनों जैसे भूमि या पूंजी का आकार श्रम की तुलना में बहुत बड़ा होता है। कि ये साधन जो स्थिर साधन होते हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है और उन आकारों के लिए, उस बड़े हुए आकार के लिए जितने श्रम चाहिए वो अभी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं हुए पहली अवस्था में, इसलिए आपका उत्पादन बढ़ रहा है। और जहां पर पर्याप्त मात्रा में संतुलन स्थापित हो जाएगा उसके बाद आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो श्रम को क्रमशः परिवर्तित करने पर स्थिर साधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग होगा। कि जैसे जैसे आप श्रम को बढ़ाओगे आपके स्थिर साधन का कुशलतापूर्वक उपयोग होगा। परिमाणतः उत्पादन के साधनों के अनुपात की अनुकूलता के कारण साधनों के मध्य अच्छा तालमेल होने के कारण उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। इस स्थिति में उपयुक्त चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ओ से लेकर एम तक जो है या एल तक जो है अपनी प्रथम अवस्था है। यहाँ पर आपका कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से, ये जो टीपी एपी एमपी का डायग्राम बनाया था सेम वैसे ही वैसे बनेगा। टीपी आपका जो है एस बिंदु तक, ओ से लेकर एल तक श्रम की इकाई लगाते हैं तो एस बिंदु तक बढ़ता है। यहाँ पर आपका एपी बढ़ता है तो औसत उत्पादन उससे भी तेज गति से, जहां पर प्रतिच्छेद करता है यहाँ तक की अवस्था प्रथम अवस्था अपनी होती है। तो हम देखते हैं कि ओ से लेकर एम तक बढ़ाते हैं तब कुल उत्पादन में वृद्धि के कारण बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। इस स्थिति में सीमांत उत्पादन में वृद्धि होने के कारण औसत उत्पादन वक्र ऊपर, सीमांत उत्पादन वक्र के ऊपर स्थिर होता है और उसके बाद जब गिरेगा तो वापस नीचे की ओर स्थिर होगा। मोड़ बिंदु एल बिंदु तक गिरने के लगता है। इसके बाद ये द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। कह सकते हैं कि एल बिंदु तक अपनी प्रथम अवस्था है, एल के बाद द्वितीय अवस्था स्टार्ट होती है। तो एल से लेकर एन तक की द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था में क्या हो रहा, आप श्रम को और बढ़ाओगे तो आपका टीपी जो है वो बढ़ेगा लेकिन धीमी गति से, और एपी और एमपी गिरते हुए होंगे। हम कहां तक चयन करेंगे, जहां पर टीपी आपका अधिकतम नहीं हो जाता। तो उत्पादन की द्वितीय अवस्था क्षैतिज एक्स एल बिंदु से एन बिंदु तक होती है। द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन में, द्वितीय अवस्था में एल से लेकर एन बिंदु तक बता रखिए, एल से लेकर एन बिंदु तक। उसके बाद की उत्पादन की द्वितीय अवस्था में क्षैतिज अक्ष एल बिंदु से एन बिंदु तक होती है। द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। द्वितीय अवस्था के बाद साधन की अनुकूलता समाप्त हो जाती है, यानी उन स्थिर साधनों के लिए जो परिवर्तनशील साधनों की अनुकूलता है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। स्थिर साधनों तथा श्रम के आकार की आनुपातिकता के कारण उत्पादन समान दर से बढ़ता है। जब द्वितीय अवस्था एल बिंदु से प्रारंभ होती है तब सीमांत उत्पादक वक्र ऊपर से औसत उत्पादन वक्र को काटते हुए बराबर होता है, यानी यहाँ पर काटते हुए यहाँ बराबर होगा। उसके बाद गिरना वो स्टार्ट हो जाएगा। इस बिंदु पर औसत उत्पादन अधिकतम होता है। द्वितीय अवस्था के एन बिंदु पर अंत की स्थिति में सीमांत उत्पादक वक्र क्षैतिज अक्ष को स्पर्श करते हुए शून्य, यानी यहाँ पर एमपी को टच कर दिया शून्य हो जाएगा। और बताया था कि एक संतुलन की अवस्था कहाँ होती है, जहां पर टीपी अधिकतम और एमपी शून्य होता है। इस बिंदु पर औसत उत्पादन अधिकतम होता है। द्वितीय अवस्था में एन बिंदु पर अंत की स्थिति में सीमांत उत्पादक वक्र क्षैतिज अक्ष को स्पर्श करते हुए शून्य हो जाता है। जब सीमांत उत्पादन वक्र के शून्य होने के कारण कुल उत्पादन वक्र ई बिंदु पर अधिकतम होता है। उसके बाद तृतीय अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की तृतीय अवस्था, यानी आपका एमपी माइनस में चला जाता है, एपी टीपी गिरता है, एपी भी गिरता हुआ होता है। एक सीमा के बाद स्थिर साधनों तथा श्रम का आकार अनुपातिक नहीं रहता है। स्थिर साधनों पर श्रम के बहुत अधिक दबाव बढ़ने के कारण यही तालमेल कम होने लगता है, जिसके कारण आपका उत्पादन गिरता हुआ होता रहता है। तो उपयुक्त चित्रानुसार तृतीय अवस्था में जब एक उत्पादक श्रम में एन बिंदु के बाद भी वृद्धि करता है, यानी इस बिंदु के बाद भी अगर आप श्रम की इकाइयों को बढ़ाते हो तब उत्पादन वक्र ई बिंदु के नीचे गिरने लग जाता है, यानी इस बिंदु से आगे गिरने लग जाता है। श्रम में वृद्धि एन बिंदु के बाद करने पर सीमांत उत्पादन वक्र के ऋणात्मक होने के कारण कुल उत्पादन वक्र ई बिंदु के बाद नीचे गिरने लग जाता है। एक विवेकशील उत्पादनकर्ता कौन सी अवस्था का चयन करता है? एक विवेकशील उत्पादनकर्ता द्वितीय अवस्था का चयन करता है, क्योंकि द्वितीय अवस्था में उन स्थिर साधनों के लिए जितने आनुपातिक रूप से परिवर्तनशील साधन चाहिए वो हमने पर्याप्त मात्रा में लगा दिया, उनका आनुपातिक रूप से या बेहतरीन रूप से प्रयोग हो रहा है। तो एक उत्पादककर्ता की विवेकपूर्ण अवस्था, उत्पादन की अवस्था उस स्थिति में होता है जबकि दी हुई लागत में उत्पादन को अधिकतम करता है, प्रोडक्शन को अधिकतम करे। इस प्रकार यहाँ पर प्रोडक्शन कहाँ पर कौन सी अवस्था में अधिकतम हो रहा है? द्वितीय अवस्था में आपका प्रोडक्शन अधिकतम हो रहा है। इस प्रकार एक दिए हुए उत्पादन की लागत न्यूनतम हो जाए
एक उत्पादक की विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था ये उत्पादन का संतुलन या उत्पादन का साम्य कहलाता है। उपयुक्त चित्र के अनुसार द्वितीय अवस्था एन बिंदु पर कुल उत्पादन वक्र ई बिंदु पर एक विवेकशील उत्पादनकर्ता अपने उत्पादन को अधिकतम कर लेता है। तो ये सारी बातें बस पे वही बता रखी है कि इस अवस्था का ही हम चयन करेंगे, इसके बाद ऋणात्मक में चला जाता है। महत्व उत्पादन फलन उत्पादन अवधारणा को ही एक उत्पादक समाज व सरकारों के अत्यधिक महत्व होता है। उत्पादक किसी वस्तु या सेवा के उत्पादक के निर्णय उत्पादन फलनों की लागतों की तुलना के आधार पर करते हैं और सामान्यतः एक उत्पादक उस उत्पादन फलन की तकनीक का चुनाव करते हैं, उत्पादन का निर्णय करते हैं जिस तकनीक से उत्पादन की लागत न्यूनतम, उत्पादन की मात्रा अधिकतम व उत्पादन की गुणवत्ता श्रेष्ठतम प्राप्त हो। सरकार व समाज उत्पादन की लागतों घटाने के लिए नवीन शोधकर्ताओं को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करते हैं, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोर्स करती है कि तकनीकों में समय समय पर सुधार लाने का प्रयास भी करती है। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना उत्पादन कहलाता है और इस प्रकार उत्पादन के विभिन्न साधनों का एक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। भले वो भूमि, श्रम, पूंजी कोई सा भी साधन हो, उत्पादन प्रक्रिया के लिए सभी उत्पादन के साधनों को मिलकर सहयोग आवश्यक होता है। उत्पादन के साधनों की मात्रा व गुणवत्ता पर आर्थिक समृद्धि का विकास निर्भर करता है। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर देखो, एक विवेकशील उत्पादनकर्ता अपने उत्पादन के लिए कौन सी अवस्था का चयन करता है? द्वितीय अवस्था का। श्रम उत्पादक का साधन है। श्रम कैसा साधन है? श्रम जो है उत्पादन का साधन जो बता रहा है, सक्रिय, निष्क्रिय है, तटस्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये परिवर्तनशील साधन है तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्पादन के साधन है, सभी है, इसमें आंसर होगा डी। अल्पकाल में उत्पादन का परिवर्तनशील कौन सा साधन परिवर्तनशील होता है? अल्पकाल में श्रम। जिस बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है, सीमांत उत्पादक शून्य होता है, तो कौन सा साधन हमारा परिवर्तनशील होता है? वो है श्रम। जिस बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है, सीमांत उत्पादन क्या होगा? शून्य। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन वो ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, बदलना ही उत्पादन कहलाता है। तो निर्गत को आगत में बदलना उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीकी, ये सारे उत्पादन के साधन है। कुल उत्पादन की किसे कहते हैं? तो एक निश्चित समय में उत्पादन के विभिन्न साधनों की सहायता से जो उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। औसत उत्पादन कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग देने से जो प्राप्त होता है वो कुल औसत उत्पादन कहलाता है। सीमांत उत्पादन श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लगाने पर कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन जो है वो सीमांत उत्पादन कहलाता है, जिसे डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल कहते हैं। डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल कहा जाता है। उत्पादन के साधनों का संगठन यानी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीकी, इन सब का संगठन क्यों आवश्यक है? इनका सबका संगठन इसीलिए आवश्यक है कि बिना संगठन के हम लोग वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते। किसी भी एक साधन के अभाव में उत्पादन किया नहीं जा सकता। हर साधन का उत्पादन में अपना अहम योगदान है। भले वो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीकी और श्रम को भी हम महत्वहीन नहीं मान सकते। श्रम का भी अपना महत्व है। तो उसी तरीके से सभी साधनों के संगठन का होना जरूरी है, तभी हम वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन के साधन भूमि और श्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। भूमि जो है प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार है, इसकी उर्वरकता क्षमता भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो अल्पकाल में हम भूमि हमारे पास सीमित मात्रा में होती है, तो दीर्घकाल में हम भूमि को और भी खरीद सकते हैं अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। श्रम जो है एक परिवर्तनशील साधन है, तो श्रम जो एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हस्तांतरण किया जा सकता है और श्रम उत्पादन का सबसे अहम योगदान साधन माना गया है। तो बिना श्रम के हम उत्पादन नहीं कर सकते, भले ही हमारे पास उत्पादन के बाकी सारे साधन उपलब्ध हों। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध। औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन उससे भी तेज गति से बढ़ेगा। औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन उससे भी तेज गति से घटेगा। जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां दोनों का मान बराबर होगा। सीमांत उत्पादन माइनस में जा सकता है लेकिन औसत उत्पादन माइनस में नहीं जाएगा। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को परिभाषित करो। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल से संबंधित होता है, जो स्थिर साधनों और एक श्रम परिवर्तनशील साधनों के सामंजस्य को बताता है कि जहां पर परिवर्तनशील साधनों को एक अनुपात तक बढ़ाने पर आपका कुल उत्पादन बढ़ेगा, उसके बाद वापस से घटने लग जाता है। उसके बाद उत्पादन की विवेकपूर्ण अवस्था का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कौन सी विवेकपूर्ण अवस्था थी? दूसरी अवस्था को विवेकपूर्ण अवस्था मानी गई थी, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का स्थिर व अपने परिवर्तन साधनों का अनुकूलतम सामंजस्य प्राप्त हो जाता है मैक्सिमम स्तर पर, टीपी अपना अधिकतम हो जाता है। उसके बाद अगर आप अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते हो तो आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इसीलिए एक विवेकशील उत्पादनकर्ता जो है वो द्वितीय अवस्था का चयन करता है, क्योंकि यहाँ पर स्थिर साधनों के और परिवर्तनशील साधनों का अनुपात या सामंजस्य होता है वो पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। उनको चलाने के लिए जितने परिवर्तनशील साधन चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में हमने लगा दी। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। निबंधात्मक में उत्पादन के विभिन्न साधनों को विस्तार से समझाइए। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीकी, इनको कुल औसत सीमांत उत्पादन को, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और दूसरी अवस्था को समझाना। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।